हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज, जहां हम एक एक करके कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजन सारे डिस्कस करते हैं एट स्ट्रेच। इस जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से प्राइमरली क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। सो इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। हम लास्ट ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्चार्ज कैसे होता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखी तीन पार्टीज होती हैं, तीन पार्टीज में आपस में किस तरीके से क्या रिलेशन होता है, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें, वो आपस में कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं तीनों पार्टीज, वो सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने लास्ट में यही डिस्कस किया था कि रेवोकेशन कैसे होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का रेवोकेशन कैसे होगा। रेवोकेशन और विड्रॉ, रेवोकेशन मतलब विड्रॉवल, सो रेवोकेशन और डिस्चार्ज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझने की कोशिश की। रेवोकेशन के दो तरीके दिए, दो सेक्शंस दिए हुए हैं, 130 एंड 131, जो कि हमने डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्चार्ज के मोड देखे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसको डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। सो डिस्चार्ज इज टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के कुछ मोड्स थे, कैसे उस चीज को टर्मिनेट किया जा सकता है, कैसे लाइबिलिटी श्योरिटी की खत्म होगी जब टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर डिस्चार्ज हो जाता है मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब श्योरिटी के लिए जरूरी नहीं है कि वो डेटर के प्लेस पे आके परफॉर्मेंस करे क्रेडिटर के लिए। तो कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा, हमने वो सारे मोड्स देखे थे अप टिल सेक्शन 139, जो कि बात करता है डिस्चार्ज कैसे होगा एंड कैसे नहीं होगा, वो सारी चीजें हमने देखी थी। जिसमें बेसलाइन ये था, हमें समझने की जो जरूरत थी कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में अगर कोई चेंज किया जा रहा है, जो कि डेटर और क्रेडिटर मिलकर आपस में कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, जहां श्योरिटी की इन्वॉल्वमेंट की ही नहीं गई, बट आपस में ही दोनों पार्टीज ने मिलकर, किसने, डेटर एंड क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पे श्योरिटी की थी, श्योरिटी को परफॉर्मेंस करना है ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, अगर वो उसके पार्ट से फेलियर होता है तो इसलिए क्योंकि उसे इंक्लूड जब नहीं किया, उसके कंसेंट के बिना अगर टर्म्स में चेंजेस किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के करती है पार्टीज, तो वहां पे श्योरिटी का डिस्चार्ज हो जाएगा। यहां तक हमने अब तक कवर कर लिया था और हमें करना था फ्रॉम सेक्शन 140, जो कि बात करता है राइट्स ऑफ श्योरिटी की, श्योरिटी की राइट्स क्या क्या होंगी, को श्योरिटीज है तो उनकी राइट्स क्या होंगी, ये सारी चीजें देखेंगे हम। सबसे पहले 140 जो बात करता है राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके बिहाफ पे, सो अब तक हमने यही चीज समझी है कि पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस श्योरिटी करता है ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, प्रिंसिपल डेटर, जब वो फेल कर जाता है, मतलब जब अपनी प्राइमरी लाइबिलिटी तो यहाँ पर डेटर की है, क्रेडिटर और डेटर के बीच का फर्स्ट जो प्राइमरी इक्वेशन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है, उस प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट में जब डेटर फेल कर गया, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब उसके फेलियर पे सेकेंडरी लाइबिलिटी आती है श्योरिटी की। तो श्योरिटी ने जब डेटर के प्लेस पे आके परफॉर्मेंस किया ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर, तब उसके बाद पेमेंट के बाद राइट क्या है, श्योरिटी की राइट क्या है। सो द सेक्शन स्टेट्स दैट वेयर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू, मतलब डेट ड्यू हो चुका है जहां पे, और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटी ड्यू हैज टेकन प्लेस, मतलब डेट ड्यू हो चुका है या फिर फेलियर का परफॉर्मेंस का फेलियर हो चुका है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या अगर वो डेट के केस में है मतलब मनी के केस में है, तो क्या हो सकता है, डेट ड्यू हो जाएगा, डेट ड्यू पहले सिनेरियो। या अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, किसी चीज के लेन देन के रिगार्डिंग चीजें के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस ड्यू हो सकता है। दो ही चीजें हो सकती है ना। अगर डेट के रिगार्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट जो बना है क्रेडिटर और डेटर का, वो पैसे से रिलेटेड है, तो वहां पे डेट ड्यू हो जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए है तो परफॉर्मेंस ड्यू हो गया। बेसिकली द पॉइंट इज कि डेटर जो था वो फेल कर गया, मतलब इन दोनों तरीके से डेटर फेल्ड टू फुलफिल इट्स लाइबिलिटी, ठीक है, फुलफिल इट्स लाइबिलिटी, डेटर जो था वो फेल कर गया। अब उसके फेलियर पे क्या होगा, द श्योरिटी अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज लायबल फॉर, मतलब अब क्योंकि डेटर का फेलियर हो गया, तो टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग कि भाई जहां वो फेल करता है उसके बिहाफ पे, उसके शूज में आ जाता है श्योरिटी, और तब जाके फिर उसके क्रेडिटर के लिए वो परफॉर्मेंस करेगा, कैसे, बिल्कुल वैसे जैसे डेटर कर रहा हो, डेटर के जैसे, क्योंकि को एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज होती हैं, श्योरिटी की लाइबिलिटी को एग्जिस्टिंग विद द डेटर होती है, तो डेटर की तरह ही परफॉर्मेंस करी।
डेटर के फेलियर पे श्योरिटी ने उसके लिए परफॉर्मेंस किया, इसके बाद यहां तक तो कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी ही हो गया। अब राइट दिया हुआ है, is invested with all the right which the creditor had against the principal debtor। इसके बाद परफॉर्मेंस करने के बाद डेटर के जो राइट्स अराइज होते, डेटर के जो राइट्स अराइज होते अगेंस्ट द क्रेडिटर, वो सारे के लिए श्योरिटी के अगेंस्ट वो सारे राइट्स अराइज हो जाएंगे। is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि तीन पार्टी है, ठीक है, let us understand this। so we have three parties here, surety, debtor और creditor। अब हमें पता है कि ये जो है वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके फेलियर पे यहाँ पे कौन आ जाता है, श्योरिटी, और फिर श्योरिटी परफॉर्मेंस करता है क्रेडिटर के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब श्योरिटी ने जब क्रेडिटर के लिए डेटर के डिफॉल्टर होने के बाद जब परफॉर्मेंस किया, तो यहाँ पे श्योरिटी की राइट्स, वो सारी राइट्स अराइज हो जाएंगी जो डेटर की अराइज होती क्रेडिटर को के लिए परफॉर्मेंस करने के बाद। मतलब जो परफॉर्मेंसेस उसको करनी थी, या तो डेट चुकाना था या जो परफॉर्मेंस करनी थी वो करने के बाद उसके पार्ट पे जो राइट्स अराइज होती, डेटर के लिए जो राइट्स अराइज होती, अब क्रेडिटर को जो भी करना है उसके लिए उसकी जो राइट्स अराइज होती, वो सारे राइट्स अब श्योरिटी के अराइज होंगे। इज इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स which the creditor had against the principal debtor। डेटर के जो राइट्स अराइज होते पेमेंट करने के बाद, परफॉर्मेंस करने के बाद, वो सारे इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द डेटर, क्योंकि श्योरिटी ने किया तो अब वो सारे राइट्स, हम बार बार कह रहे हैं कि लाइबिलिटीज जो है वो सारा कॉन्सेप्ट इसी से होता है, को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटीज को एग्जिस्ट करती है। को एग्जिस्ट का मतलब ही है एक साथ दोनों की लाइबिलिटी चलती है, डेटर की और श्योरिटी की। जितनी लाइबिलिटी, जिस तरीके से लाइबिलिटी, जैसी लाइबिलिटी अराइज होगी डेटर की, वैसी ही लाइबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की। तो जब अगर फेलियर कर दिया, डेटर ने फेलियर कर दिया, तो वहां पे भाई हम कह रहे हैं कि को एग्जिस्टिंग है, तो श्योरिटी कम्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर, ठीक है। अब डेटर बन के उसने पेमेंट किया, उसने लाइबिलिटी जो थी उसका परफॉर्मेंस किया। अब क्योंकि परफॉर्मेंस जो था वो श्योरिटी ने कर दिया, तो अगेन बिकॉज द प्रिंसिपल की को एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज होती हैं, अब राइट्स जो अराइज होंगे, राइट्स भी तो है पार्टी के, सिर्फ ड्यूटीज तो है नहीं, राइट्स भी, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों होती है। तो डेटर की जो ड्यूटीज होती, अब जो डेटर के जो राइट्स होते, वो राइट्स अब श्योरिटी के अराइज होंगे। ये पहला सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे लाइबिलिटी अगर डेटर की जैसी है, तो परफॉर्मेंस के बाद राइट्स भी डेटर के जैसे ही हो जाएंगे। ये हो गया 140। 141 क्या कह रहा है, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। ये क्या कह रहा है, श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। श्योरिटी एंटाइटल्ड है, मतलब उसका हक है हर उस बेनिफिट के लिए जो कि किसी भी सिक्योरिटी से अराइज हो। एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से अराइज होने सारे बेनिफिट्स के लिए वो एंटाइटल्ड है, विच the creditor had against the principal debtor at the time the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such surety or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे देखिए, सी एडवांसेस टू बी, ठीक है, सी ने एडवांस किया मतलब बी को पैसे दिए, ठीक है, मतलब बी कौन हो गया, बी हो गया डेटर, सी हो गया क्रेडिटर, ठीक है। पैसे देने वाली पार्टी क्रेडिटर है और लेने वाली पार्टी जो है वो डेटर होती है। वही कह रहे हैं सी एडवांसेस टू बी, मतलब सी हो गया क्रेडिटर, बी हो गया वो प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। इस टेनेंट, उसका टेनेंट था 2000 रुपीज ऑन द गारंटी ऑफ ए। अब ए कौन हो गया, ए हो गया यहाँ पे श्योरिटी, ठीक है। गारंटी जिसने दी वो हो जाता है श्योरिटी, मतलब सी जो है वो क्रेडिटर है, लैंडलॉर्ड है, क्रेडिटर है ये। बी जो है वो टेनेंट है, उसको उसने 2000 रुपए के एडवांस दिया है, गारंटी किसकी है, ए की, जो कि श्योरिटी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी हैज आल्सो फर्दर सिक्योरिटी फॉर 2000 रुपीज बाय अ मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर। सी यहाँ पे क्या करता है कि भाई उसने सी हैज आल्सो फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2000 रुपीज बाय अ मॉर्गेज ऑफ बी के फर्नीचर पे। अब बी कौन था यहाँ पे, बी जो था वो डेटर था, ठीक है।
बी के फर्नीचर पे उसे 2000 की ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली हुई है, ठीक है। सी जो है वो लैंडलॉर्ड है। बाय नाउ वी नो कि यहाँ पे हमने एग्जांपल से देखा कि सी जो है वो 2000 रुपए एडवांस कर रहा है और अपने टेनेंट को बी को, और कह क्या रहा है भाई कि 2000 रुपए उसके पास बी के फर्नीचर से एडवांस के मतलब बी 2000 रुपए की जो सिक्योरिटी थी वो सी ने ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। 2000 के फर्नीचर पे, बी के फर्नीचर पे जिसका कॉस्ट 2000 है उतने की सिक्योरिटी सी ने ऑलरेडी है, सी के पास है। अब सी क्या करता है, सी कैंसल्स द मॉर्गेज, सी ने मॉर्गेज को कैंसिल कर दिया। नाउ बी कौन है, डेटर, becomes insolvent and C sues A on his guarantee। अब क्या हुआ कि बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अब भाई उसके पास पैसे नहीं है कि वो पैसे चुकाए, ठीक है। यहाँ पे उसने ऑलरेडी पैसे ले रखे थे, डेटर था और डेटर हो गया इंसॉल्वेंट। अब उसके इंसॉल्वेंट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं, उसका केस क्या ही करोगे, उसके कैसे रिकवर करोगे पैसे। जो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसके पास पैसे नहीं है चुकाने को, तो अब उस पर कोई केस करने का मतलब नहीं है। उसकी जगह पे क्योंकि श्योरिटी ने उसकी गारंटी ली थी, तो भैया अब क्या किया, सी जो क्रेडिटर है उसने ए जो कि श्योरिटी था इस पे केस कर दिया। सी सूज ए ऑन हिज गारंटी, क्योंकि ए श्योरिटी था, अब ए ने क्या किया, ए सी ने ए पे सू कर दिया। नाउ ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। जहां तक सिक्योरिटी का अमाउंट था 2000 का था, ठीक है। 2000 तक के बाद ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। जितना सिक्योरिटी का अमाउंट था उतने के बाद, जितना सिक्योरिटी का अमाउंट था उतने के बाद के अमाउंट के लिए जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसको और समझने के लिए wait, मतलब ये सेक्शन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितना जिस जो भी चीज अगर क्रेडिटर के पास एज सिक्योरिटी रखा है, ठीक है। क्रेडिटर के पास हमने इस एग्जांपल में क्या देखा कि भाई मॉर्गेज पे उसने जो डेटर है, भाई जब आप डेट लो किसी से पैसे उधार ले, ठीक है, डेटर कौन होगा, जिसने उधार लिया। उधार लेने के लिए आप बैंक में भी फॉर एग्जाम्पल जाते हो तो कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ता है ना कि भाई हाँ ठीक है अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो आपको इतना बेच के आपके पैसे रिकवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जो श्योरिटी श्योरिटी जो है उसके वो उन सारे बेनिफिट्स के अलाउड है। कौन से बेनिफिट, जो कि क्रेडिटर के पास अगर कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पे रखी गई है, अगर प्रिंसिपल डेटर ने श्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त जो चीज सिक्योरिटी के तौर पे, श्योरिटी और सिक्योरिटी दो टर्म आ रहा है यहाँ पे। श्योरिटी, श्योरिटी कौन है, श्योरिटी एक पर्सन है, और दूसरा सिक्योरिटी, दूसरा क्या हो गया, सिक्योरिटी मतलब डेट लेने के लिए, पैसे उधार लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी रखते हैं वो। तो अगर डेट देते वक्त क्रेडिटर के पास डेटर ने जो भी चीज एज श्योरिटी रखी है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। श्योरिटी जो है यानी ये इंसान जो है जो गारंटी ले रहा है, जो गारंटर है, वो भी उस सिक्योरिटी के बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड है, वो भी सिक्योरिटी के बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड है, चाहे चाहे उसको इस सिक्योरिटी के बारे में पता हो या ना। मतलब जब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त श्योरिटी को नहीं पता था कि एक्स वाई जी चीज रखी गई एज सिक्योरिटी। इस एग्जांपल में हमने देखा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो ए है जो श्योरिटी है उसे नहीं पता था कि दो की बी जो है मतलब जो डेटर है उसकी 2000 की फर्नीचर जो है वो मॉर्गेज किए गए हैं, उसे इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। तो चाहे उसे पता हो या ना पता हो, whether the surety knows of the existence of such security or not, लेकिन
वो उस सिक्योरिटी के बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड है। And if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security. अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो ये पार्ट हो गया कि भाई ठीक है, कोई सिक्योरिटी अगर डेटर ने रखी है तो उसके बेनिफिट्स के लिए श्योरिटी भी एंटाइटल्ड है, ठीक है, मतलब उसकी लाइबिलिटी के पहले उस सिक्योरिटी से पैसे पहले निकाले जाएंगे। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि और अगर क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी लूज कर देता है, इफ द क्रेडिटर लूजेस और विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी पार्ट्स विद द सिक्योरिटी। अब अगर क्रेडिटर जो है उस सिक्योरिटी को खो देता है या उससे किसी भी श्योरिटी के बिना कंसेंट के, मतलब उसको पता नहीं अभी उस बारे में, उसके कंसेंट के बिना अगर किसी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से उससे अलग हो जाता है, सिक्योरिटी से अलग हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, उस केस में सिक्योरिटी जो है वो उतने अमाउंट के लिए, कितने अमाउंट के लिए, जो सिक्योरिटी का जो अमाउंट है उतने तक के लिए अमाउंट के लिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन ये बात कहने की कोशिश कर, सेक्शन अभी तक हमने श्योरिटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा था। श्योरिटी कौन है, गारंटर है कि भैया जब डिफॉल्ट कर दिया अगर प्रिंसिपल डेटर ने तो श्योरिटी आके उसको मेक द थिंग, ही विल मेक अप थिंग्स फॉर द क्रेडिटर, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, 140 ने बताया कि भाई ऐसा है कि पेमेंट करने के बाद उसका राइट्स बिल्कुल लेटर की तरह राइज हो जाएगा। अब 141 सेक्शन कह रहा है कि अब मान लीजिए श्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों है यहाँ पे, तो श्योरिटी और सिक्योरिटी जब दोनों है उस केस में श्योरिटी जो है वो खुद भी एंटाइटल्ड है सिक्योरिटी के बेनिफिट्स के लिए जो डेटर ने रखा है। और अगर क्रेडिटर जो है वो उसे सिक्योरिटी को खो देता है या उससे कहीं से किसी भी वजह से उससे अलग हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पे कि श्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी के एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जो वैल्यू है उतने तक के लिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वही तो कह रहा है, बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी जो है हमारा इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे क्या है, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, मतलब 2000 तक के लिए डिस्चार्ज हो गया ये। अब इसके लिए इसको लायबिलिटी चुकाने की जरूरत नहीं है, वो सिक्योरिटी से ही निकल जाएगा। यहाँ पे श्योरिटी का रोल आएगा ही नहीं, श्योरिटी भी सेकेंडरी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 142 क्या कह रहा है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, एनी गारंटी, कोई भी गारंटी which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor, creditor ने झूठ बोल के मिसरिप्रेजेंट करके कोई गारंटी ली है, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दो पार्टीज हैं। अब डेटर ने क्या किया भाई, यहाँ पे कंसेंट जो है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है हमें पता है कि फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है। फ्री होने का मतलब वहां पे मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड कुछ नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टी को सारे डिस्क्लोजर्स करने होते हैं बिल्कुल क्लियरली, क्रेडिटर और डेटर दोनों को, तब जाके गारंटर जो है वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, ठीक है, डेटर फेल कर गया तो फिर तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा काम, ठीक है, परफॉर्मेंस कर दूंगा। अब अगर यहाँ पे क्रेडिटर मिसरिप्रेजेंट करके गारंटी लेता है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है उसने, or with the knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. Any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation by the creditor, creditor के misrepresentation की वजह से या फिर with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction, किसी भी कोई भी important part को लेके उसके misrepresentation करके अगर किसी contract के material part से related misrepresentation अगर creditor करेगा, ऐसी guarantee क्या है, invalid हो गई। क्यों इनवैलिड हो गई, इसके पीछे का रीजन ये है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमने अभी तक सिंपली ये चीज देखी थी कि भाई कोई भी पार्टीज जो है मिसरिप्रेजेंटेशन जहां करती हैं वहां पे कंसेंट फ्री होना चाहिए, वो चीज थी, ठीक है। कंसेंट फ्री होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए। अब अगर आप मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वहां पे कंसेंट उसका फ्री नहीं है, इसलिए ये जो गारंटर है आपने उसे झूठ बोल के इससे गारंटी ली है, तो ये गारंटर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर बट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, वो जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। 143 guarantee obtained by concealment invalid, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances,
यहाँ पे क्या क्या था, इन दोनों में मटेरियल फैक्ट्स का है। हमने मटेरियल फैक्ट्स के भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि मटेरियल फैक्ट्स कौन से होते हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल फैक्ट्स। कभी भी जब हम कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हमने पहले देखा था कि यहाँ पे मटेरियल फैक्ट्स का कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब वो फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, मतलब वो फैक्ट्स अगर नहीं बताए जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे, जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो, जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट बनाई जा रही है उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में ही अगर आप झूठ बताओगे या नहीं बताओगे, इंफॉर्मेशन छिपा दोगे, वो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं और उनके मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट पे फिर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर वही फैक्ट्स जो है वो नॉन मटेरियल फैक्ट्स है, मतलब सब्जेक्ट मैटर के अलावा किसी और चीज से रिलेटेड फैक्ट्स, उसके सराउंडिंग फैक्ट्स हो सकते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी अदर फैक्ट्स दैन मटेरियल फैक्ट्स, उनके मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट पे एकदम मतलब डायरेक्टली ऐसे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे 142 143 इनवैलिड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है। 142 पहले कह रहा है कि मिसरिप्रेजेंटेशन किया अगर मटेरियल फैक्ट्स का, 143 कह रहा है कि कंसीलमेंट किया अगर मटेरियल फैक्ट्स का। ठीक है, 142 guarantee obtained by misrepresentation. So there is this maxim of uberemi fedi. uberemi fedi, uberemi fedi का मतलब होता है कि utmost faith, utmost faith। अब इसका क्या मतलब हो यहाँ पे, रूल क्या है देखिए, while insurance contracts are based on utmost good faith, guarantee contracts are not strictly so. A creditor cannot actively mislead a surety, मतलब क्रेडिटर खुद, आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो अगर, तो आप मिसलीड ही तो कर रहे हो पार्टी को, दूसरी पार्टी को, जो श्योरिटी जो गारंटी ले रहा है आपके लिए लेने आ रहा है, मतलब आपको आपके लिए परफॉर्मेंस करेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, आप उसे झूठ बोल रहे हो, उसे मिसलीड कर रहे हो। तो ये सेक्शन यही कह रहा है कि भैया ऐसा है कि क्रेडिटर आप झूठ बोल के मिसलीड करके उसकी गारंटी नहीं ले सकते हो। The purpose is to protect the surety from being bound to a contract where the consent was obtained through falsehood regarding essential facts। झूठ से ऑब्टेन किया गया है, इसलिए यहाँ पे उबरमाई फेडी, जिसका मतलब होता है अटमोस्ट फेथ, इसका कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया इसके, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड हो जाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, सबसे पहले तो मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कर कौन रहा है, बाय द क्रेडिटर, ठीक है, और किसके रिलेटेड कर रहा है, मटेरियल फैक्ट्स के। क्या 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 एसेंशियल्स हो गए 142 के अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हो गए। सबसे पहले तो मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है, वो हो गया। कर कौन रहा है, क्रेडिटर खुद कर रहा है। और तीसरा किस चीज के बारे में, मटेरियल फैक्ट्स के बारे में कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट्स जो कि वाइटल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसके होने के लिए बहुत जरूरी है, उसी के बारे में कुछ झूठ बोल रहा है। पर्पस क्या है, मिसलीड करने के लिए गारंटर को, पार्टी जो है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसी को मिसलीड करने के लिए कर रहा है। The creditor explicitly tells a lie to the surety to convince them to sign। भाई आप झूठ बता के सिर्फ उससे गारंटी लेने के लिए आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, प्रिंसिपल डेटर क्या करता है, लाइज टू द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर नोज इट इज अ लाई बट स्टे साइलेंट टू बेनिफिट फ्रॉम द गारंटी। दूसरा पार्ट क्या कर, देखिए इसमें था पहला तो मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विथ हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट। या तो आपने खुद ने झूठ बोला या जो प्रिंसिपल डेटर है उसने झूठ बोला है और आपको उस बारे में पता है कि जो डेटर है जिससे मेरा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था वही झूठ बोल रहा है, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए
चुप रह जाते हो। क्या कह रहे हैं ये देखिए, विथ नॉलेज एंड असेंट, आपको जानकारी भी है और आपकी हामी भी है उस चीज के लिए। दोनों, आप सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाते हो तो भी आपकी जानकारी और असेंट दोनों हो गई। तो पहला तरीका क्या है, या तो आप उसे झूठ कह ही रहे हो, एक्सप्लिसिटली झूठ बोल रहे हो, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो अबाउट फैक्ट्स, ठीक है। दूसरा, विथ नॉलेज और असेंट, आपको पता है कि जो डेटर है वो झूठ बोल रहा है गारंटर से सिर्फ गारंटी लेने के लिए कि भाई ऐसा है कि मेरे से डिफॉल्ट हो जाए तो मेरे लिए, उसको कन्विंस करने के लिए कि भाई मेरे लिए मेरे लिए ये चीज कर देना, परफॉर्मेंस कर देना, ठीक है। आपको पता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है डेटर जो है, लेकिन आपको भी क्योंकि गारंटी चाहिए इसलिए आप चुप रहना प्रेफर करते हो। तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, श्योरिटी जो है, जो श्योरिटीशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, ये वाला जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो है ये इनवैलिड यानी कि वॉइड हो जाएगा। देखिए एग्जांपल इसका समझते हैं क्या होता है। बैंक ए वांट्स अ गारंटी फॉर अ लोन गिवन टू बी, मतलब बैंक ए, ये कौन हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, बैंक ए कौन हो गया, क्रेडिटर, ठीक है। अब इसने लोन दिया है बी को, तो बी जो हो गया ये कौन हो गया, डेटर, प्रिंसिपल डेटर हो गया ये, ठीक है। लोन देने वाला हो गया बैंक, बैंक क्रेडिटर हो गया, और जिसे लोन दिया वो हो गया डेटर, ठीक है। अब क्या है, बी हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड 3 टाइम्स, बी जो है पहले ही 3 बार झूठ बोल डिफॉल्ट कर चुका है पैसे चुकाने में। डिफॉल्टेड मतलब उसने 3 बार पैसे चुकाने में गलती कर दिया है, ठीक है, डिफॉल्ट कर चुका है। एंड इज इन डीप डेट टू द बैंक, और ऐसा है कि भैया 3 बार पहले ही डिफॉल्ट कर चुका है और उसका जो डेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज्यादा डेट में हो चुका है बैंक, मतलब बैंक के बहुत पैसे उसके पास है, बहुत पैसे उसने ले रखे हैं। नाउ अब बैंक क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, सी जो उसका एक दोस्त है, मान लो वो एक श्योरिटी है, पोटेंशियल श्योरिटी, ठीक है। बैंक यहाँ क्या करता है, द बैंक टेल्स श्योरिटी दैट बी इज अ हाईली रिलायबल क्लाइंट विद अ क्लीन रिकॉर्ड। अब इसने, सी जो था उसका दोस्त था, बी का दोस्त है, ठीक है, इसने क्या किया, क्योंकि भाई बैंक को चाहिए गारंटी, मेरे पैसे डूब रहे हैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, ठीक है, तो बैंक ने क्या किया कि गारंटी चाहिए, इसलिए झूठ बोल दिया दोस्त को। जब गारंटी के लिए आया उसका, बी अपने दोस्त को लेके आया सी को कि ये गारंटी लेगा, तो बैंक को सारी बात सही बतानी चाहिए। अब बैंक ने क्या किया, ऑल्दो बी जो है वो 3 बार से डिफॉल्ट कर चुका है, बहुत पैसे में डूब कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन बी ने क्या, बैंक ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हाईली रिलायबल इंसान है, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है, इनसे तो कोई गलती हुई ही नहीं है। अब क्रेडिटर ने, डेटर ने, सबने झूठ बोल दिया, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस, इस बात के बेसिस पे सी ने क्या किया, गारंटी ले ली बी की, ठीक है, श्योरिटी बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 122 कहता है भाई क्या है कि बैंक ने आउट एंड आउट एकदम आउटराइटली झूठ बोल दिया है, पूरा पूरा झूठ बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, गारंटी इनवैलिड हो गई, ठीक है। अब इसी केस में मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि सी इज रिलीज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटी बिकॉज द बैंक मिसरिप्रेजेंटेड अ मटेरियल फैक्ट। बी जो कि क्रेडिट वर्दी है ही नहीं, उसके बारे में पूरा का पूरा झूठ बोल दिया, तो यहाँ पे श्योरिटी रिलीज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इस एग्जाम्पल में ऐसा है कि डेटर ही झूठ बोल देता है, यहाँ पे भी एक ए बैंक नहीं मानते हैं, कोई एक ऐसे मनी लेंडर है, ठीक है, मनी लेंडर है वो। अब जो डेटर है वो जिस श्योरिटी को लाता है, सी जैसे डेटर हो गया, अब इसने क्या किया, बी ने ही सब कुछ झूठ बोल दिया था कि ऐसा है कि मेरा इतने का लोन है, जबकि उससे बहुत ज्यादा का एक्चुअली का अमाउंट है, ठीक है, सब कुछ, और अपने बारे में कि अच्छी नहीं नहीं पहले भी 2 बार लिया था लेकिन सब कुछ टाइमली चुका दिया, सब अच्छा है, एक बार गारंटी ले लो, सब सब कुछ झूठ बोल के और श्योरिटी से साइन करवा देता है, ठीक है। श्योरिटी श्योरिटी को बुलाता है, श्योरिटी को कन्विंस करने की कोशिश करता है। अब जो मनी लेंडर है, यहाँ बैंक नहीं, चलिए मनी लेंडर कर देते हैं ये को, मनी लेंडर को इस बारे में सारा कुछ पता है कि डेटर जो है, प्रिंसिपल डेटर, उसने सब कुछ झूठ कहा है, सब कुछ झूठ कहा है, उसको इस बारे में पता है, लेकिन क्योंकि उसे चाहिए उसके पैसे, भैया मेरा पैसा डूब रहा है, मुझे मेरे पैसे तो चुकाओ, मैंने क्या गलती की है, तो सब कुछ जानते हुए भी उसने गारंटर को सही बात नहीं बताई और वो चुप रह गया। यहां पे भी इस तरीके से भी नॉलेज एंड असेंट, दो तरीका हो गया, पहला तो हमने देखा बैंक वाले में कि एक्सप्लिसिटली आउटराइटली झूठ बोल दिया बैंक ने, और सेकंड में अगर इसे ही मनी लेंडर कर देते हैं तो नॉलेज एंड असेंट होते हुए भी मनी लेंडर को, पर वो चुप रह गया, उसने बताया नहीं गारंटर को, तो यहां पे भी गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी और श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से।
अब 143 वैसा ही सिमिलर सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई चुप हो गया, यहाँ पे चुप रह गया है। A creditor cannot remain silent about facts that would naturally affect the surety's decision। हमने देखा ना अभी जैसे ऊपर वाले केस में कि भाई मान लीजिए यहाँ पे क्या किया था बैंक में कि सब कुछ झूठ झूठ बताया था, पर वही मनी लेंडर वाले एग्जाम्पल में कि ऐसा है कि वो चुप रह गया, ठीक है, उसको सब कुछ पता था पर उसने कहा नहीं, तो यहाँ पे ये भी इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द क्रेडिटर इज बाउंड टू डिस्क्लोज फैक्ट्स दैट आर अनयूजुअल और नॉट एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, बिकॉज सारी सच बात उसे बतानी है क्रेडिटर को। अगर क्रेडिटर नहीं बताता है तो वहां पे वो उसके बाद भी किस रीजन से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो सकता है। Now 144 क्या कहता है? Guarantee on contract that creditor shall not act on it until co-surety joins। Now यहाँ पे फिर से co-surety का कॉन्सेप्ट आया। अब हमने पहले पढ़ा था co-surety कौन होती है। श्योरिटी के साथ कोई भी और इंसान जुड़ जाए, पहले हमने देखा ABC तीन पार्टी है, मान लीजिए ए श्योरिटी है, ठीक है, अब उसके साथ कोई और इंसान जुड़ जाए, एक इंसान या दो इंसान लोग जुड़ जाए कि सब मिल के, मतलब अगर तीन लोग है ABC और X जो है वो क्रेडिटर है, ठीक है, ABC तीनों मिल के गारंटी ले कि भाई ऐसा है कि T जो है वो डेटर है, अगर ये डिफॉल्ट किया तो X हम तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस कर देंगे T के बिहाफ पे, ठीक है। तो जितने लोग मिल के गारंटी ले रहे हैं, क्रेडिटर को गारंटी दे रहे हैं, वो सब को श्योरिटी हो गए, ठीक है, एक से ज्यादा श्योरिटी है तो को श्योरिटी होगी। अब ये एक सेक्शन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल क्या है कि भाई a person may be willing to take risk, ठीक है, but only if that risk is shared with someone else। भाई मैं रिस्क लेने को तैयार तो हूं, लेकिन तभी जब मेरे साथ कोई और मिले, सारा अकेले नहीं बेयर कर सकता। If a surety agrees to be liable only if another person also signs as a co-surety, this is a condition precedent। क्या कह रहा है कि भाई अगर श्योरिटी है, ठीक है, हमने देखा तीन लोग मिलकर मान लीजिए गारंटी ले रहे हैं, तो एक श्योरिटी है, अगर ए वो कहता है कि गारंटी तो लेने को मैं तैयार हूं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ले सकता हूं, पर मैं तभी लूंगा जब किसी एक और को भी मेरे साथ श्योरिटी लेके आओ, सारा रिस्क अकेले नहीं बेयर कर सकता, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं पर साथ में किसी और को लाओ ताकि बाद में शेयर कर सके, अकेले नहीं। अब इसे क्या कहेंगे, किसी और को लेके आओ तब जाके गारंटी लूंगा मैं, इसे कह रहे हैं हम कंडीशन प्रीसीडेंट। कंडीशन लगा दी, प्रीसीडेंट मतलब पहले, कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले जो कंडीशन लगाया गया उसे कंडीशन प्रीसीडेंट कह रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इफ द कंडीशन इज नॉट मेट, मतलब को श्योरिटी नहीं आई, अगर अगर ए ने कहा था कि भाई ऐसा है कि कम से कम एक और इंसान को लाओ, बी को लेके आओ, तब जाके श्योरिटी वो श्योरिटी लेगा, लेकिन अगर दूसरा इंसान नहीं ज्वाइन करता है, वो नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा इंसान जो है उसने ज्वाइन नहीं किया, उस केस में कंडीशन मीट नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा था किसी और को लेके आओ तब रिस्क बेयर करने को तैयार हूं। अब कंडीशन इज नॉट मेट, तो यहाँ पे क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट नेवर बिकम्स लीगली बाइंडिंग ऑन द फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो एक श्योरिटी थी, ए था पहले से, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर इसकी कोई लायबिलिटी नहीं, ये भी बाइंडिंग, ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है गारंटी लेने के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट में एक गारंटर है, वो ये कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूं रिस्क लेने के लिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सिएबल होगा, तभी जाके बियर करूंगा मैं रिस्क, जबकि मेरे साथ एक और इंसान एज श्योरिटी को श्योरिटी जुड़े, ठीक है। अब ये कंडीशन लग गई, अगर ये कंडीशन मीट हो जाते हैं, यहाँ पे अगर एज बी जो है कोई दूसरा इंसान एज को श्योरिटी जुड़ता है, तब तो दोनों मिलके बियर करेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई दूसरा इंसान एज को श्योरिटी नहीं जुड़ता है, तो क्या वो कंडीशंस मीट नहीं हुई, उस केस में क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होगा। यही कह रहा है 144, क्या कह रहा है देखिए, where a person gives a guarantee upon a contract, the creditor shall not act upon it until another person has
joined in it as co-surety, कि भाई क्रेडिटर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक co-surety ज्वाइन नहीं हो जाता, तब तक गारंटी इज नॉट वैलिड इफ अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। अब यहाँ पे क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्सिएबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा जब तक को-श्योरिटी जुड़ती नहीं है। कंडीशन क्या है देखिए, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे सेक्शन के, इस सेक्शन के सबसे पहले तो स्पेसिफिक स्टिपुलेशन। स्पेसिफिक स्टिपुलेशन मतलब एक कंडीशन लगा दिया, स्टिपुलेशन मतलब होता है कंडीशन लगा दिया गया, ठीक है। गारंटी इज कंडीशनल, ठीक, पहले तो कंडीशन लगा दिया गया। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कोई को-श्योरिटी को, कौन सा कंडीशन है, ज्वाइनिंग ऑफ को-श्योरिटी, कि भाई कोई को-श्योरिटी लाओ और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा, ये कंडीशन लगा दिया गया। दूसरा फेलियर ऑफ कंडीशन, अब जो कंडीशन लगाया गया वो फेल हो गया, मतलब को-श्योरिटी नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि को-श्योरिटी ने नहीं ज्वाइन किया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, को-श्योरिटी इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑल लायबिलिटी। एक जो था वो भी, जब कंडीशंस ही नहीं मेट हुए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं हो पाया, एनफोर्सेबल ही नहीं हो पाया, तो वो भी रिलीज हो जाएगा, अब मेरी भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। 145, 145 क्या कह रहा है देखिए, 144 को हम 146 के साथ पढ़ सकते हैं। 146 क्या कह रहा है, को-श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। इसके पीछे का रीजन क्या था, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं रिस्क बेयर करने को तैयार हूं, पर सारा रिस्क अकेले थोड़ा मिलेगा, किसी को लेके आओ, हम लोग रिस्क शेयर कर लेंगे एटलीस्ट आपस में। तो 144 और 146 आपस में क्यों रिलेटेड है, क्योंकि ये क्योंकि 146 बताता है, 141 ने कहा भैया किसी को लेके आओ, कंडीशन यही है कि कोई को-श्योरिटी लेके आओ, मैं रिस्क बेयर करने को तैयार हूं। 146 कह रहा है कि को-श्योरिटीज जो है वो लायबल होते हैं आपस में, किस चीज के लिए, टू कंट्रीब्यूट इक्वली, लायबल है कि इक्वली कंट्रीब्यूट करें, वेयर टू और मोर पर्संस आर को-श्योरिटीज, जब एक या एक से ज्यादा लोग अगर को-श्योरिटी है, ए बी है या ए बी सी है, को-श्योरिटीज जहां है फॉर द सेम डेट और ड्यूटी, एक ही लोन के लिए, जैसे एक्स क्रेडिटर है, ठीक है, इसके लिए अगर ए बी और सी तीन श्योरिटीज हैं, तो यहाँ पे ईदर ज्वाइंटली और सेवरली, मतलब आपस में भी, ज्वाइंटली मिलके भी और अलग से भी, मतलब ये अगर मान लो 5,000 का डेट है या 15 करते हैं इसे, ठीक है, 15,000 का है तो 5,000 5,000 5,000, ये तीनों 5,000 के लिए भी लायबल है ज्वाइंटली, और तीनों अकेले 15,000 के लिए भी लायबल है। क्यों, क्योंकि इसके पहले का हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने को-श्योरिटी की डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि चाहे तो क्रेडिटर एक को डिस्चार्ज कर सकता है लेकिन उससे बाकी को श्योरिटीज की लायबिलिटी नहीं खत्म होती है। सो वी हैव टू लिंक वन सेक्शन विद द अदर। इसके पहले हमने ये चीज पढ़ी थी कि ये क्रेडिटर के ऊपर है, वो चाहे तो अगर को श्योरिटीज है तो उनमें से किसी एक को रिलीज कर सकता है, उसके ऊपर है, लेकिन उस रिलीज की वजह से, उस डिस्चार्ज की वजह से बाकी को श्योरिटीज की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स द क्रेडिटर वो अफेक्टेड नहीं होगी, वो बिल्कुल वैसे ही लायबल होंगे। तो इसीलिए ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे अगर 15,000 का टोटल डेट है तो 5,000 ज्वाइंटली तो लायबल हुए, लेकिन अकेले 15,000 के हैं। अगर मान लीजिए एक्स ने यहाँ पे क्या किया कि बी सी दोनों को श्योरिटी को रिलीज कर दिया, सिर्फ ए बचता है, अगर सिर्फ ए बचता ज्वाइंटली की सिर्फ लायबिलिटी तो सिर्फ 5,000 देता है, फिर हो गया क्रेडिटर का 10,000 का लॉस हो गया। लेकिन हर जगह जहां हम पढ़ेंगे वहां ज्वाइंटली है, सेवरली लिखा हुआ है, सेवरली मतलब सेपरेटली, इंडिविजुअली, तो अगर साथ में है तब तो टूट गया, ज्वाइंटली 5-5-5 हो गया, लेकिन अगर रिलीज कर दिया क्रेडिटर नहीं है तो क्योंकि सेवरली 15,000 के लिए भी लायबल था तो ए अकेले फिर जो क्रेडिटर है उसे 15,000 देगा, उसे पूरे पैसे देगा, डेट चुकाएगा। सो वही कह रहा है where two or more persons have co-sureties for the same debt or duty either jointly or severally, ठीक है, यहां तक तो हो गया, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, मतलब जहां co-sureties हैं और वो jointly और severally liable हैं एक डेट के लिए, and whether under the same or different contracts and whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties in the absence of any contract to the contrary are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt or that part of it which remains unpaid by the principal debtor। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था, जब उसमें क्या लिखा था, वहां पे भी तो वही चीज समझी थी कि अगर क्रेडिटर किसी को रिलीज कर दे रहा है, ठीक है, तो क्योंकि को श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी लायबिलिटी कितनी है, जॉइंटली एंड सेवरली, तो भैया
बाकी को अगर दो को डिस्चार्ज कर दिया या एक को डिस्चार्ज कर दिया तो तुम दोनों मिलके भाई चुकाओगे। अब ठीक है, पहले तो तुम्हारी लाइबिलिटी है। अब आपस में आपका जो अरेंजमेंट है, आप भी आपस में डिवाइड करो। 15,000 हम लोगों ने मिलकर चुकाए, तो फिर आपस में 5-5 हजार बांटो। या एक को रिलीज कर दिया, अगर दो ने चुकाया है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। यही कह रहा है कि क्रेडिटर के लिए तो है ही है, लेकिन आपस में भी एक दूसरे के लिए इक्वली लायबल होते हैं। को श्योरिटीज इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्ररी टर्म्स अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, एज बिटवीन देमसेल्फ दे आर लायबल टू पे ईच अदर एन इक्वल शेयर ऑफ द होल डेट ऑन दैट पार्ट। जितना डेट था, डेट अमाउंट जो मिलके चुकाया है, वो आपस में उतने के लिए मिलजुल के उसको डिवाइड करने के लिए लायबल है। उसको मिल के मतलब डेट अमाउंट जो है उसको कंट्रीब्यूट इक्वली करेंगे, आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे को श्योरिटीज जितनी है। यही से देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट इसके लिए को रिलेट करके पिछला सेक्शन एक के रिलीज की बात कर रहा था जब हमने लास्ट पढ़ा था को श्योरिटी अगर एक को रिलीज किया जाए। फिर आया 144। 144 क्या कह रहा है, 144 कह रहा है कि भाई को श्योरिटी कह रहा है कि किसी और को श्योरिटी को लाओ, मैं तैयार हूं रिस्क लेने के लिए, लेकिन किसी और को ले आओ। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि वो जितना अमाउंट देगा, जितने के लिए लाइबल हो रहा है, वो कम से कम अकेले करेगा तो पूरे 15,000 के लिए, मिल के दो लोग करेंगे तो 7.5 वो रिस्क कम हो जाएगा। उस रिस्क को डिवाइड करने के लिए कि दो लोग मिलके इक्वली 2 या 3 लोग लाइबल हो जाए, इसलिए कोश्योरिटी लाने को कह रहा है। देखिए यही है व्हाई डज दिस रूल एग्जिस्ट। 144 का प्रिंसिपल है क्या, क्योंकि 146 के अंदर कोश्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है, इफ द सेकंड पर्सन डजंट ज्वाइन, अब सेकंड पर्सन डजंट ज्वाइन मतलब 144 में जो कह रहा है कि दूसरा इंसान ज्वाइन नहीं करता है दूसरी कोश्योरिटी, द फर्स्ट कोश्योरिटी इज बर्डन डबल्स। हो गया ना। अब अगर दो लोग हैं, जैसे मैंने कहा 15,000 का डेट है, दो है तो 7.5 हो गए, लेकिन अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो पूरे 15,000 का मेरे ऊपर रिस्क आएगा। इस रिस्क को कम करने के लिए ही 144 का कंडीशन लगाते हैं कोश्योरिटीज जो है। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन 140 यानी रिस्क को शेयर करना, रिस्क को डिवाइड कर लेना, यही है 144 और 146। ठीक है, अब आते हैं 145 पे, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। यहाँ भी देखिए, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ ली सारे सेक्शंस को छोटे छोटे। ये पहली चीज तो श्योरिटी का राइट हो गया कि भैया ऐसा है, हमने देखा 3 पार्टी है, श्योरिटी है, डेटर है और क्रेडिटर है। ठीक है, यहाँ हो गया क्या, डिफॉल्ट। इस डिफॉल्ट के केस में अब श्योरिटी इसको पेमेंट करता है, ये फर्स्ट था, यहाँ डिफॉल्ट हो गया। श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट करेगा या परफॉर्मेंस करेगा जो भी है। यहाँ पे क्या होता है, अब इसके बाद इन दोनों के बीच जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमने पीछे पढ़ा है कि ये श्योरिटी का राइट है कि भाई तुम्हारे पार्ट पे पेमेंट कर दिया, मेरा रीइंबर्समेंट करो। रीइंबर्समेंट का राइट हमने पीछे पढ़ लिया। वही सेम चीज की बात सेक्शन 145 कह रहा है, श्योरिटी इज राइट टू रीइंबर्समेंट। अभी अभी पीछे पढ़ा है, राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इवन इफ इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जनरली ये इम्प्लाइड ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक अंडरस्टूड है कि भाई तुम्हारे लिए मैंने किया तो मेरे लिए अब तुम करो, रिइंबर्स करोगे, वही चीज है। The law assumes the principal debtor has promised to pay the surety back, reimbursement, reimburse करने की ड्यूटी है, लाइबिलिटी है किसकी, प्रिंसिपल डेटर की। In every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor, ये जो हमने देखा implied, to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sums which he has paid wrongfully। अभी वही जो कहा कि भाई तुम्हारे लिए मैंने जितना पेमेंट किया है उसके लिए रीइंबर्समेंट का मेरा राइट है। If the surety pays for the debtor must repay the
श्योरिटी। ठीक है, अब लिमिट क्या लगा दिया, देखिए यहां तक तो ये समझ लें कि ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट कहां पे लगा दी इसने, लिमिट यहां पे लगाता है कि देखिए क्या कह रहा है, श्योरिटी इज इंटेंडेड टू बी कवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर whatever sum he has rightfully paid under the guarantee। जितना राइटफुल क्या रिकवरेबल क्या है, जितना भी राइटफुल अमाउंट है, राइटफुल पेमेंट जो किया है वही सब, मतलब जितना डेट हुआ या कोई इंटरेस्ट अगर हुआ है या फिर जो भी रीजनेबल कॉस्ट लगे हैं वो सारे उतने ही रिकवरेबल हैं। और क्या नहीं अलाउड है, बट नो सम्स व्हिच ही हैज पेड रॉन्गफुली। लेकिन अगर रॉन्गफुली कोई पेमेंट किया है वो नहीं अलाउड है, वो रिकवरेबल नहीं है, उसके लिए फिर डेटर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्यों करे। तुमने रॉन्गफुल पेमेंट जो किया उसके लिए मेरी थोड़ी लाइबिलिटी बनती है, मैंने कहा था मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी, तुम मेरे डिफॉल्ट होने पे तुम्हें पेमेंट इतने ही लिमिट का करना था। तो जो नॉट रिकवरेबल है वो क्या है, जैसे एक्सेसिव अमाउंट और कॉस्ट फ्रॉम बेसलेस लॉसूट्स। अब अगर बेकार के केसेस के तुम उसमें पैसे खर्च कर रहे हो तो वो मेरे मुझे उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। रिकवरेबल क्या है, जो फेयर है, मतलब जो तुम्हारे लिए पहले किया उतने की तो रिइंबर्समेंट हो जाएगी, साथ ही साथ अगर कोई इंटरेस्ट उसमें अक्रू हुआ है या फिर अगर कोई रीजनेबल कॉस्ट लगे हैं तो वो सारा रिकवरेबल है बाय द श्योरिटी। क्योंकि वहां क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द श्योरिटी एंड द डेटर। भैया तुम्हारे लिए मैंने किया, तुम मेरा रीइंबर्समेंट करो। 46 147 ये इस पूरे टॉपिक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी जो हमने 124 से शुरुआत करी थी उसका लास्ट सेक्शन है। 124 से लेके 147 तक इस चैप्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दिया हुआ था, जिसमें दो सेक्शन शुरू के 124 एंड 125 जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करता है, जिसमें इंडेमनिटी क्या था, इंडेमनिटी मतलब मेक गुड द लॉसेस, ठीक है, नॉट कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन नहीं है, इंडेमनिटी और कॉम्पनसेशन अलग अलग चीजें हैं, इंडेमनिफिकेशन और कॉम्पनसेशन अलग अलग चीजें हैं। इंडेमनिफिकेशन यानी इंडेमनिटी सिर्फ वो अमाउंट है जितना लॉस हुआ है उतना, पर कॉम्पनसेशन इज अ वाइडर टर्म, एक बिगर टर्म है, जिसमें जितने भी कॉस्ट लगे हैं, अगर सम्स है, कोई भी डैमेजेस है, वो सारा कुछ कवर हो जाता है। तो डैमेजेस नहीं, मतलब कॉम्पनसेशन नहीं है वो, सिर्फ इंडेमनिटी की बात कर रहा है, जहां दो पार्टी हमने देखी थी, इंडेमनिफाइड एंड इंडेमनिफायर। ठीक है, और उनके बीच के इक्वेशन को 124 एंड 125 में दिया हुआ है। 126 ऑनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमने पढ़ा, जिसमें गारंटी क्या है। यस, 28। तो गारंटी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा, ठीक है। अब उसमें गारंटर जो है, श्योरिटी जिसे हम कह रहे हैं, उसकी क्या राइट्स हैं, वो कैसे रिवोक कर सकता है, उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं, वो कब रिवोक कर सकता है, वो कब डिस्चार्ज हो सकता है, वो सारी चीजें हमने देखी। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक इज दिस सेक्शन 147, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, क्या कह रहा है, को श्योरिटीज आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligation permits। मतलब क्या कह रहा है कि if sureties have capped their liability at different maximum amounts, मतलब अगर मान लीजिए दो है, तो surety A है B है, ठीक है। अब अगर एक टोटल अमाउंट के लिए 15,000 के लिए, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी 5,000 की है, इसकी लाइबिलिटी 10,000 की है, मतलब इनकी लिमिट्स अलग अलग हैं, तो दे कंट्रीब्यूट इक्वली ओनली अप टू द लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बॉन्ड्स।
मतलब क्या है, पॉइंट क्या है कि भाई दे कैन नॉट बी फोर्स टू पे मोर देन दे ओरिजिनली प्रॉमिस्ड इवन इफ द को-श्योरिटीज आर पेइंग मोर। अब जैसे देखिए एग्जांपल से इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी तीन श्योरिटी हो गई, ठीक है, ए है, बी है, सी है, तीनों है श्योरिटी एज श्योरिटीज फॉर डी। डी जो कौन है, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। एंटर इनटू थ्री डिफरेंट बॉन्ड्स, थ्री सेवरल बॉन्ड्स ईच इन डिफरेंट पेनाल्टी, नेमली ए इन द पेनाल्टी ऑफ ईच 10,000 रुपीज, ए जो है वो 10,000 के लिए, बी इन दैट ऑफ 20,000 के लिए। ये जो है वो क्या कह रहा है कि ए इन द पेनाल्टी ऑफ ईच 10,000, 10,000 की जो पेनाल्टी होगी उसके लिए गारंटी ले रहा है ए। बी जो है वो 20,000 की पेनाल्टी के लिए, और सी जो है वो 40,000 की पेनाल्टी के लिए गारंटी ले रहा है, ठीक है। कंडीशन फॉर डी इज ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, नहीं, ई है वो क्रेडिटर है, डी जो है वो डेटर है। डी कौन हो गया, डेटर, ठीक है। नाउ डी मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 रुपए। अब क्या कह रहा है कि डी, हमने ये देखा भाई क्या है कि अलग अलग कोश्योरिटीज हो गई, ठीक है। कोश्योरिटीज में तीनों की लाइबिलिटी अलग अलग है। इसमें ए है, इसका 10,000 का लिमिट है कि 10,000 की पेनाल्टी के लिए, 20,000 की पेनाल्टी के लिए बी है, और सी का 40,000 की लिमिट है, ठीक है। अब डेटर जो है वो 30,000 का डिफॉल्ट करता है, 30,000 का डिफॉल्ट किया, सी इन दैट ऑफ condition for D is duly accounting of D makes default to the extent of 30,000, 30,000 का डिफॉल्ट कर दिया। नाउ ए बी एंड सी ईच लायबल टू पे 10,000 रुपए, क्योंकि इन लिमिट्स के अंदर है, इसकी भी 10,000 है, इसकी 20,000 है, इसकी 40,000 है। अब तीनों की लिमिट्स के अंदर है, तो अगर लिमिट के अंदर की बात हो रही है तो तीनों मिल के करेंगे। मतलब 30,000 का है तो 10,000 ए करेगा, 10,000 बी करेगा, 10,000 सी करेगा, विच ऑल्सो मीन्स कि 10,000 के बाद ए की लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, उसकी 10,000 तक की पेनाल्टी के लिए थी। अब यहाँ पे 30,000 हुआ तो 10 10 10 तीनों ने डिवाइड कर लिया, तो अब इसके बाद बी की लाइबिलिटी जो है वो 10,000 की बचेगी, सी की लाइबिलिटी जो है वो 30,000 की बचेगी, लेकिन ए जो है वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या रहा है, कहा भाई कि ए बी सी तीन लोग हैं जिन्होंने मिलकर गारंटी ली डी की कि भैया अगर ये डिफॉल्ट करेगा, तीनों की अलग अलग गारंटी है, एक की 10,000, बी की 20,000, सी की 40,000 की, अगर ये डिफॉल्ट करता है तो विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। ऐसा हुआ, अब 30,000 का डिफॉल्ट कर दिया डी ने। डिफॉल्ट के केस में क्योंकि वो अमाउंट, इनकी अमाउंट्स अलग अलग है, लिमिट्स मतलब अलग अलग है, लेकिन ये अमाउंट जो है ये इन सबकी लिमिट में आ रहा है, मतलब 10, अगर इसको जो डेट अमाउंट, जो डिफॉल्ट अमाउंट है उसे इक्वली डिवाइड कर देंगे, ऐसे कि तीनों की लिमिट्स में आ जाए। तो 10,000 उसका हो गया, 10,000 बी का हो गया, 10,000 सी का हो गया। ये यही कह रहे हैं, को-शॉर्टीज हु बाउंड इन डिफरेंट सम्स, तीनों के अलग अलग लाइबिलिटीज हैं, अलग अलग लिमिट्स हैं, आर लायबल टू पे इक्वली। इनकी क्या ड्यूटी है, इनकी क्या लाइबिलिटी है कि भैया पेमेंट इक्वली करें, इक्वली एज फार एज द लिमिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट, अपने लिमिट्स तक जहां तक पॉसिबल है उस तक अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर लीजिए। मतलब ये है कि आपकी लिमिट्स के अंदर उस अमाउंट को, जो डिफॉल्टेड अमाउंट है, उसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि तीनों पे इक्वल लाइबिलिटी आए और आपकी लिमिट के अंदर आए, इस तरीके से। मतलब वो डिविजन इक्वली होगा, लिमिट्स चाहे अलग अलग हो सकती है श्योरिटीज की, लेकिन जो डिफॉल्टेड अमाउंट है उसका डिविजन इक्वली ऐसे किया जाएगा कि सारे को श्योरिटीज पे लाइबिलिटी इक्वल पड़े, अप टू द लिमिट ऑफ देयर एक्सटेंट, जितनी एक्सटेंट के अंदर, एक्सटेंट तक उनकी जितनी परमिशन, मतलब जितना परमिटेड लिमिट है उस तक में उनके, उनका वो डिवीजन ऐसा होगा अमाउंट का कि उस लिमिट के अंदर वो आ जाए। अब एक और एग्जांपल इसका लिखते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि जो सबकी अमाउंट क्योंकि छोटा था, ए की लाइबिलिटी 10,000 की थी, बी की 20,000 की थी और सी की 40,000 की थी, ठीक है। मतलब टोटल मिला के उनकी श्योरिटी का जो अमाउंट है वो 70,000 हुआ, ठीक है। डिफॉल्टेड अमाउंट 30,000 था, तो उसको डिवाइड करने के लिए, उसको डिवाइड अगर हम करेंगे इक्वली, ऐसे डिवाइड करना पॉसिबल था कि तीनों पे इक्वल लाइबिलिटी आए, 10 10 10 करेंगे तो हो गया।
जिसके साथ ही हमें समझ में आया कि ए डिस्चार्ज हो जाएगा इस लाइबिलिटी से। जस्ट सेकेंड। साथ में चलिए। तो उनको बोलिए ना। नहीं नहीं, ये आप डिस्कशन करते हैं, मुझे 10 मिनट से खत्म कर देंगे। मुझसे क्या बात हुई है? आपने उनसे बोला, पूछा था क्या ये ब्लूटूथ सेट होता है वैसे। हाँ, नहीं आप बोलिए रहेगा, मुझे नहीं पता, मैं आपको 10 मिनट। तो ये अमाउंट जो था उनके लिए 30,000 अमाउंट था। ये अमाउंट ऐसे था कि उसको इक्वली डिवाइड करने पे सेक्शन क्या कह रही है, अपनी लिमिट्स तक के लिए उनकी जितनी लिमिट है उतने तक में उनको इक्वली अगर डिवाइड किया जा सके, उनकी लिमिट जहां तक परमिट करे, लायबल टू पे इक्वली एज द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट, उसको इक्वल डिवाइड करने पे उनकी लिमिट्स में आए। ठीक है, तो 30,000 को ऐसे डिवाइड करना करना पॉसिबल था कि अगर हम 10 10 10 करेंगे तो सबकी लिमिट्स में वो आ जाए। करेक्ट। अब अगर हम इसका एग्जांपल सी देखें, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं। ए बी और सी तीन को श्योरिटीज हैं। ठीक है, जिसमें ए की लाइबिलिटी जो है, ए की लाइबिलिटी 10,000 की, बी की लाइबिलिटी 20,000 की और सी की लाइबिलिटी 40,000 की है। ठीक है, यही चीज लिख रखा है। अब ऐसा है कि इन्होंने ई जो क्रेडिटर है, ई को गारंटी दी है और डी किसके है, डी के बिहाफ पे। ठीक है, डी जो है वो डेटर है। अब डी क्या करता है, डी मेक्स अ डिफॉल्ट ऑफ 70,000 रुपए। 70,000 का हो गया। ठीक है, अभी तो 30,000 का था, तो हमने उससे इक्वली डिवाइड कर लिया, विच वॉज पॉसिबल। तीनों में था 10 10 10 कर सकते थे और तीनों की लिमिट्स में आ रहा था वो। करेक्ट। अब अमाउंट बड़ा हो गया। अमाउंट अगर हम देखिए 70,000 किसी एक की इंडिविजुअली लिमिट नहीं है। दिस मेक्स अ टोटल ऑफ, इनका टोटल लिमिट मिला के 70,000 होता है। 40 + 20 + 10 मतलब 70,000 इनकी मैक्सिमम श्योरिटी का लिमिट है। अब अगर डी जो है उसने 70,000 का डिफॉल्ट किया, तो यहाँ पे क्या इक्वली डिवीजन पॉसिबल है? नहीं, नहीं कर सकते। तो उनकी मैक्सिमम लिमिट्स जितनी है उतने तक के लिए वो लाइबल होंगे। मतलब ए विल बी लाइबल फॉर 10,000, बी विल बी liable for 20,000 and C will be liable for 40,000, which makes a total of 70,000। तो अब इस केस में 70,000 की श्योरिटी को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। मतलब ये कि सेक्शन बस इतनी सी बात कह रहा है कि जो लाइबिलिटीज है, को श्योरिटीज जहां पे है, ठीक है, उनकी बराबर की लाइबिलिटी तो हो सकती है। पहले तो वो चीज हम देख लेंगे, इक्वल इक्वल लाइबिलिटी होगी, लेकिन उनकी अलग अलग लाइबिलिटीज भी तो हो सकती है। अब जब अगर जहां पे अगर उनकी लाइबिलिटीज अलग अलग हैं,
तो जिसकी जितनी लिमिट है मैक्सिमम जो डिफॉल्टेड अमाउंट है उसका डिवीजन इस तरीके से करेंगे कि वो इक्वली उन सबके लिमिट्स में आ जाए, मैक्सिमम लिमिट जो है, ठीक है। अमाउंट अगर छोटा है तब तो जैसे हमने देखा कि भाई 30,000 था, लिमिट से कम का था, टोटल मिला के 70,000 की लिमिट थी और डिफॉल्टेड अमाउंट 30 था, तो उसका 10-10-10 करना पॉसिबल था अमंग 3, राइट। लेकिन अब अगर अमाउंट ज्यादा है, किसी एक की लिमिट से वो हो नहीं सकता और उसको इक्वली डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब 70 को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो ए की तो उतनी लाइबिलिटी है ही नहीं। उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट्स जितनी है उतने के लिए लाइबल हो जाएंगे। मतलब 10,000 के लिए ए होगा, बी के लिए, बी 20 के लिए और सी 30,000 के लिए। बेसिकली है क्या, देखिए हमने समझा, डिवाइड द टोटल डिफॉल्ट बाय नंबर ऑफ श्योरिटीज, ठीक है। टोटल जितना है उसको डिवाइड कर दिया। इफ दैट इक्वल शेयर, अभी जैसे हमने देखा, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 30,000, राइट। क्या अब इसे समझ लेते हैं, बेसिकली ये तो हमने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। इसे प्रैक्टिकली अगर हम करके देखें, इन्हीं अमाउंट से हम इसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। लेट अस टेक द अमाउंट ऑफ, पहले क्या कह रहे हैं, डिवाइड द टोटल डिफॉल्ट बाय नंबर ऑफ श्योरिटीज। एग्जांपल 1, 30,000 का डिफॉल्ट लेते हैं, ठीक है। 30,000 का डिफॉल्ट है टोटल अमाउंट, बाय नंबर ऑफ श्योरिटीज, 3 श्योरिटीज है ए बी सी, तो पर पर्सन कितना हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 पर पर्सन, ये डिफॉल्ट हो गया। अब क्या होगा, इफ दैट इक्वल शेयर एक्सीड्स अ श्योरिटीज लिमिट, यहाँ पे क्या था, ए बी सी, ए की लाइबिलिटी 10,000, बी की 20,000, सी की 40,000, ये है। अब ये जो इक्वल शेयर है, 10,000 का शेयर है, एक्सीड्स अ श्योरिटीज लिमिट, किसी श्योरिटी के लिमिट को एक्सीड करता है, क्या यहाँ पे एक्सीड कर रहा है, एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ए की भी लिमिट उतनी की है, 10,000 की है, दैट श्योरिटी पेज देयर मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। अगर एक्सीड कर जाएगा तो वहां पे जैसे हमने 70,000 में देखा, 70,000 में क्या है, मतलब 40 प्लस 20 प्लस 10 मिला के 70 हो रहा है, तो क्योंकि ये तीनों की लिमिट से ज्यादा है 70,000, तो अपनी अपनी मैक्सिमम लिमिट जो है ये उतना पेमेंट करेंगे। इक्वल शेयर करने पे क्या कह रहा है भाई, इसको 70 को डिवाइड किया, ठीक है, 70/3 अगर हम करते हैं तो दिस इज अराउंड कितना, 25 से कुछ कम हो जाएगा, 22 23 के अराउंड होगा, 23 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेट्स से 23 रखते हैं। तो आ, हाँ, जब अगर इक्वल शेयर श्योरिटी के लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो मतलब वो श्योरिटी अपना मैक्सिमम अमाउंट देंगे, विच इज यहाँ पे हो रहा है वही चीज, एक्सीड करके अगर हम 23 लेके चलते हैं, 23 लेके चलते हैं, तो ये एक दो लोगों की लिमिट से, दो श्योरिटी की लिमिट से एक्सीड कर गया, उस केस में उस केस में ये लोग अपनी मैक्सिमम लिमिट दे देंगे, मतलब क्योंकि ये पूरे 10 दे देंगे, इनकी लिमिट 10 तक की है तो ये पूरे 10, इनकी 20 की है तो ये पूरे 20 देंगे। अब जो भी रिमेनिंग बचा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 के अंदर, क्योंकि 70 है और एग्जैक्टली ये कवर हो जा रहा है इससे, तो ये 40 देंगे तो उसका पूरा 70 हो जाएगा, पर मतलब अपनी अपनी मैक्सिमम लिमिट्स दे देंगे। और अगर ये अगर इसके बाद भी मान लीजिए बच जाता है, ये 70 नहीं होगी, इनकी लिमिट 70 की है, 70 तक हो गया, और उसके बाद द रिमेनिंग बैलेंस इज देन स्प्लिट अमंग द अदर श्योरिटी सब्जेक्ट टू देयर लिमिट्स, मतलब एक्सीड कर जाएगा तो बाकी में अगर लेस है टोटल अमाउंट तब तो फिर हम उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा हो रहा है तो अपनी अपनी मैक्सिमम लिमिट्स तक श्योरिटी लायबल होंगे। यही बात कह रहा है 147। with this very important concept of this chapter we have covered by now, ये बहुत ही important concept था जो कि हमने इंडेमनिटी एंड गारंटी का पूरा सेक्शन, पूरा टॉपिक जो था वो कवर कर लिया। अब इसके साथ एक आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि बात करता है चैप्टर 9 बेलमेंट। आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेंबर और नॉट, just open the
स्टार्ट करते हैं। बेलमेंट। सो चैप्टर 9 बात करता है बेलमेंट की। अब आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेम्बर और नॉट, पर हमने पहले डिस्कस किया था जब हम फाइंडर ऑफ गुड्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। फाइंडर ऑफ गुड्स हमने पढ़ा था। तो फाइंडर ऑफ गुड्स की जब हम बात कर रहे थे तो फाइंडर ऑफ गुड्स को पढ़ते वक्त हमने ये चीज देखी थी कि फाइंडर ऑफ गुड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो कौन होता है जिसे कोई चीज मिली, जिसे कोई चीज मिली, खोई हुई कोई चीज जिसे मिली है उसे हम फाइंडर ऑफ गुड्स कह रहे हैं, ठीक है। उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, उसकी लाइबिलिटी हमने पढ़ा था, लाइबिलिटी विल बी लाइक बेली। उसकी लाइबिलिटी जो है वो बिल्कुल बेली की तरह होती है। तो वहां पे हमने बहुत शॉर्ट में बेलर और बेली या बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है और बेलमेंट क्या होता है, राइट। सो बेलमेंट है क्या? बेलमेंट बेसिकली सेक्शन 148 से लेके, इस चैप्टर का नाम है देखिए बेलमेंट, ठीक है। 148 से लेके सेक्शन नंबर 171 तक ये ये जो कॉन्सेप्ट है बेलमेंट, उसके बारे में बात की गई है। तो बेलमेंट, अब बेलमेंट है क्या? बेलमेंट मतलब ये कि सिंपली बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। बेलमेंट का सिंपल मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 148 जो है वो हमें बताता है कि डेफिनेशन देता है, ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि बेलमेंट क्या है, बेलर क्या है और बेली क्या है, ये तीनों की डेफिनेशंस बताता है। सो बेलमेंट का सिंपल सा मतलब हुआ डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को डिलीवर करना। प्रॉपर्टी टर्म नहीं यूज होता है। लेकिन इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स कह रहे हैं हम, प्रॉपर्टी टर्म नहीं यूज होता है। बेलमेंट हमेशा गुड्स के लिए किया जाएगा, प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया जाएगा। अब जब हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स और प्रॉपर्टी में अंतर क्या हो गया? प्रॉपर्टी की बात जब हम करते हैं तो मूवेबल या इमूवेबल दोनों तरीके की हो सकती है, प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है। लेकिन जब हम गुड्स की बात करते हैं तो वो एसेंशियली मूवेबल होंगे। इसीलिए बेलमेंट में कभी भी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहते, डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गुड्स वो एसेंशियली मूवेबल होंगे। तो सेक्शन 148 कहता क्या है? सेक्शन 148 कहता है कि भैया बेलमेंट क्या है। बेलमेंट को समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ एसेंशियल्स सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। क्या है ये? अ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वेयर
गुड्स, सी सबसे पहले गुड्स आर डिलीवर्ड बाय, सेकंड डिलीवरी, मैंने कहा डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे को डिलीवर होगा ऑफ कोर्स, एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ डिलीवर कर रहा है, ये पहला एसेंशियल गुड्स। दूसरा क्या है, डिलीवरी। तीसरा क्या है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये तीन एसेंशियल्स है बेलमेंट के, क्या कि गुड्स होंगे, प्रॉपर्टी नहीं। एंड व्हाई, because property can either be movable or immovable, but goods are essentially movable, and that is why under the concept of bailment we only talk about goods and not property. property की बात नहीं की जाती है इसमें, सिर्फ goods की बात की जाती है। तो essentials क्या क्या हो गए, पहले तो goods, ठीक है, ये डिलीवर हो रहे हैं, क्योंकि बेलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो डिलीवर हो रहे हैं वन पर्सन से दूसरे के पास, डिलीवरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तीसरा एसेंशियल, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बहुत सिंपल इसके एग्जांपल है जिसे हम इससे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गराज पे गाड़ी देना, ठीक है, आपकी गाड़ी को रिपेयरिंग की जरूरत है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको उसे सर्विसिंग के लिए देना है, ठीक है, तो आपने अपनी कार, कार गुड्स हो गया पहला एसेंशियल। सेकेंड, आपकी कार है, आपने किसी को ट्रांसफर किया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गया, ठीक है, ट्रांसफर डिलीवरी हुई, आपकी कार है, आपने गराज पे जाके दी, डिलीवरी हुआ वन पर्सन टू अनदर। थर्ड, स्पेसिफिक रीजन, रीजन क्या है, सर्विसिंग, सर्विसिंग के लिए अपनी कार को दिया, तो हो गया कि नहीं ये बेलमेंट। गुड्स यानी हमारे कार एक पर्सन से दूसरे के पास गया, मेरी कार है पर मैंने डिलीवर की, मेरे पास से गराज में जाके डिलीवर कर दिया। स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस क्या है, कार की सर्विसिंग करना या उसकी क्लीनिंग करना। तो जब कोई गुड्स किसी एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाए, उसे हम बेलमेंट कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही साथ बेलमेंट कब पूरा होगा, बेलमेंट तब पूरा होता है जब भाई मैंने तो दे दिया, बेलमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, बेलमेंट तब कंप्लीट होगा जब यहां ये तीन चीजें हो गई, लेकिन इसके बाद जब पर्पस कंप्लीट हो जाए, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द पर्पस, जब पर्पस कंप्लीट हो जाए, सच गुड्स, सच गुड्स शैल बी रिटर्न टू द बेलर। मतलब कि जब पर्पस पूरा हो जाए तो जिसके पास से वो सामान आई थी उसे वापस रिटर्न कर दिया जाए। मतलब आपकी सर्विसिंग हो गई गाड़ी की, अब गाड़ी की हो गई तो आपको वापस कार पहुंचा दिया गया, डिलीवर हो गया। तो जब एक इंसान, जब एक कोई गुड्स एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाए फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि उस पर्पस के पूरा होने के बाद, कार की सर्विसिंग हो गई, पूरा होने के बाद वो गुड्स वापस डिलीवर कर दिए जाएंगे जिसके पास से आए थे, उसे कहते हैं बेलमेंट। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैज बीन मेड एंड इट इज कंप्लीटेड। बेलमेंट, ये बेलमेंट सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ डिलीवरी तक नहीं होता है, पेमेंट पूरा तब होगा जब पर्पस एकम्प्लिश होने के बाद चीज वापस रिटर्न कर दी जाए जिस इंसान के पास से आई थी। जैसे लॉन्ड्री में कपड़े दिए आपने, अपने कपड़े, कपड़े गुड्स हो गए, आपके अपने से लॉन्ड्री तक पहुंचाया, डिलीवरी हुई, किस लिए, उसकी वॉशिंग, उसकी क्लीनिंग, उसकी आयरनिंग के लिए, राइट। पर्पस ये है, क्यों कि भाई जब वो पूरा हो जाएगा उस कपड़े को वापस आपको डिलीवर किया जाएगा, आप उसको लेके आओगे या जो भी लॉन्ड्री के लोग हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, राइट, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो वापस पर्पस सर्व होने के बाद वो गुड्स आपको रिटर्न किए जाएंगे, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सिर्फ आधा अगर बात करें गुड्स की डिलीवरी, वो हाफ है। अपॉन द accomplishment of the purpose the goods are then returned, तब कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बना है। डेफिनेशन देखिए, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, पहला एसेंशियल, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। एसेंशियल नंबर टू, upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished. Essential number 3, be returned. Number 4, or otherwise disposed of, returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. या तो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा या जैसा डायरेक्शन उस हिसाब से उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है, उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, इसे कहते हैं बेलमेंट। ये बेलमेंट है पूरा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए जरूरी है कि भैया जब दिया गया, डिलीवरी हुई है जिन गुड्स की, एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मैंने मेरे पेट को मेरे नेबर के पास रख दिया 3 दिन के लिए कि मैं बाहर जा रही हूं, तब तक उसका ख्याल रखना, ठीक है,
मैं मेरा मेरा पेट जो है, मेरे गुड्स हो गए, ठीक है, मेरा पेट मैंने उसे छोड़ा, डिलीवर किया मेरे नेबर के पास, कि उस